हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 का है। कक्षा 7 के पाठ 14 का है, मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। बहुविकल्पी प्रश्न। पाठ कितना भी कठिन हो, आप उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को तोड़कर बहुविकल्पी प्रश्न बना दीजिए, पाठ आसान हो जाएगा। इस चैनल पर यही काम किया जा रहा, पाठ को तोड़कर सरल बनाकर बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपके पास भेजा जा रहा। तो आप इस चैनल से जुड़ें और लाभ उठाएं। चलिए हम बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको पाठ याद कराने का प्रयास करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? किस काल को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 1, गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल को कहा जाता है, या सल्तनत काल को कहा जाता है, या मुगल काल को कहा जाता है, या ब्रिटिश काल को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 1, तो गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुगल काल को। मुगल काल को। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, किस मुगल शासक के समय चित्रकारी बुलंदी पर थी? किस मुगल शासक के समय चित्रकारी बुलंदी पर थी? अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, या औरंगजेब के समय? किस मुगल शासक के समय चित्रकारी बुलंदी पर थी? तो चित्रकारी बुलंदी पर थी जहांगीर के समय। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, आईने अकबरी में कितने संगीतकारों के नाम हैं? आईने अकबरी में कितने संगीतकारों के नाम हैं? 12 संगीतकारों के नाम हैं, या 24 संगीतकारों के नाम हैं, या 36 संगीतकारों के नाम हैं, या 48 संगीतकारों के नाम हैं? प्रश्न नंबर 3, आईने अकबरी में कितने संगीतकारों के नाम हैं? 12 संगीतकार, 24 संगीतकार, 36 संगीतकार, या 48 संगीतकार? तो आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 36 संगीतकार। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? उर्दू में लिखी थी, अरबी में लिखी थी, तुर्की में लिखी थी, या फारसी में? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी थी। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की में लिखी थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से किसने किया था? महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से किसने किया था? अबुल फजल ने किया था, या मुबारक खान ने किया था, या अब्दुल
कादिर बदायूनी ने किया था या तानसेन ने किया था। प्रश्न नंबर 5, महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से किसने किया था? तो महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया था? रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया था? अबुल फजल ने किया था या तानसेन ने किया था या मुबारक खान ने किया था या अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था? प्रश्न नंबर 6, रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया था? अबुल फजल ने, तानसेन ने, मुबारक खान ने या अब्दुल कादिर बदायूनी ने? तो रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था तानसेन ने। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 दूसरा है, प्रश्न अलग है। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसका नाम दिया गया था, जिसे नाम दिया गया था भाई। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे नाम दिया गया था अकबरी संवत, इलाही संवत, हिजरी संवत या शक संवत। प्रश्न नंबर 6, अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया था जिसे नाम दिया गया अकबरी संवत, इलाही संवत, हिजरी संवत या शक संवत। तो इसे नाम दिया गया था इलाही संवत। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, इलाही संवत। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 632 ईस्वी में या 1025 ईस्वी में? तो 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं। मक्का से मदीना जाते हैं। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है और 1025 में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। अब समझिए, तो हिजरी संवत का प्रारंभ जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं यानी 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 622 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 825 ईस्वी में, 925 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में या 1125 ईस्वी में? प्रश्न नंबर 8, महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण हुआ था? तो महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1191 ईस्वी, ऑप्शन बी 1192 ईस्वी, ऑप्शन सी 1194 ईस्वी और ऑप्शन डी 1206 ईस्वी में। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? प्रथम युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, यानी और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है। तो आप यहाँ पूरा समझ लें व्याख्या। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, चंदावर का युद्ध 1194 में और मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1206 में और कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है 1206 में। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा 1191 में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। सल्तनत काल में 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? सल्तनत काल में 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। उपर्युक्त दोनों काम हुआ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9, सल्तनत काल में 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना या उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सल्तनत काल में 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु भी हुई है और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना भी हुई है। यानी प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त दोनों। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, 1236 ईस्वी में क्या हुआ था? 1236 ईस्वी में क्या हुआ था? इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, रजिया का राज्यारोहण हुआ, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह का राज्यारोहण हुआ, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, 1236 ईस्वी में क्या हुआ? 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। उसके बाद शासक बना रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। उसके बाद शासक बनी रजिया सुल्तान। यानी पहले इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, फिर रुकुनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना, फिर रजिया का राज्यारोहण हुआ, रजिया शासक बनी। तो यानी एक भी सही है और ये सी भी सही है और यानी बी भी सही है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, 1210 ईस्वी में किस सल्तनत शासक का राज्यारोहण हुआ था? 1210 ईस्वी में किस सल्तनत शासक का राज्यारोहण हुआ था? इल्तुतमिश का राज्यारोहण हुआ था या आराम शाह का राज्यारोहण हुआ था या उपर्युक्त दोनों का या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका शासक आराम शाह शासक बनता है, उसका बेटा आराम शाह। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है और आराम शाह का राज्यारोहण होता है। आराम से गद्दी पर बैठता है, आराम से गद्दी पर से उतर जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है, यानी कि पहले आराम शाह और बाद में इल्तुतमिश। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उपर्युक्त दोनों। 1210 ईस्वी में दोनों शासक बनते हैं। पहले आराम शाह का राज्यारोहण होता है और बाद में इल्तुतमिश का राज्यारोहण होता है। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई या 1296 में या 1206 में या 1192 में। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती, मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। खिलजी वंश की स्थापना यानी जलालुद्दीन खिलजी स्थापना करता है। तो जलालुद्दीन 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मारकर शासक बनता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में और कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन जाता है। और 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण कब हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण कब हुआ? तो 1206 में हुआ। तो अभी भी बताया 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण होता है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है। 1206 में
कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण होता है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1210 में। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। पहले आराम शाह शासक बनता है और बाद में इल्तुतमिश शासक बनता है। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता है, खिलजी वंश की स्थापना करके। और यहाँ पूछा जा रहा अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण कब हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण हुआ था 1296 में। तो आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1296। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1320 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1351 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? 1320 में ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1351 ईस्वी में। तो तुगलक वंश की स्थापना कब होती है? तो तुगलक वंश की स्थापना होती है 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करता है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा? तो 1325 ईस्वी में बैठा, या 1326 ईस्वी में बैठा, या 1327 ईस्वी में बैठा, या 1328 ईस्वी में बैठा। तो मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठता है 1325 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। तैमूर लंका भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तैमूर लंका भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में, 1498 में, 1451 में और 1526 में। प्रश्न नंबर 15, तैमूर लंका भारत पर कब आक्रमण हुआ? 1398, 1498, 1451, 1526 में। तो प्रश्न नंबर 15, तैमूर लंका भारत पर कब आक्रमण हुआ? तो यह आक्रमण हुआ था 1398 में। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 1398 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। लोदी राजवंश की स्थापना किस सन में हुई? लोदी राजवंश की स्थापना किस सन में हुई? 1451 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में। तो लोदी राजवंश की स्थापना कब होती है? तो लोदी राजवंश की स्थापना होती है 1451 में और लोदी राजवंश का पतन होता है 1526 में। लोदी राजवंश की स्थापना होती है 1451 में और लोदी राजवंश का पतन होता है 1526 में। और 1527 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। लोदी वंश की राजवंश की स्थापना 1451 ईस्वी में हुई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 1526 ईस्वी में क्या हुआ? 1526 ईस्वी में क्या हुआ? तो मुगल पानीपत का प्रथम युद्ध, या मुगल साम्राज्य की स्थापना, या उपयुक्त दोनों हुआ, या ऊपर में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17, 1526 ईस्वी में क्या हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, या 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, या 1529 में महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ, या 1526 में
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। प्रश्न नंबर 18, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच, 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच, 1529 में महमूद लोदी और बाबर के बीच, या 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, 1530 ईस्वी में क्या हुआ था? 1530 ईस्वी में क्या हुआ? बाबर की मृत्यु हुई, हुमायूं का राज्यारोहण हुआ, उपर्युक्त दोनों हुआ, ऊपर में से कोई नहीं। 1530 ईस्वी में क्या हुआ था? बाबर की मृत्यु हुई, हुमायूं का राज्यारोहण हुआ, उपर्युक्त दोनों हुआ, या ऊपर में से कोई नहीं। तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई है और हुमायूं का राज्यारोहण हुआ है, यानी प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ, 1528 में, 1539 में, या 1540 में। प्रश्न नंबर 21, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1526, 1528, 1539 या 1540 में। तो चौसा का युद्ध होता है 1539 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। 1540 ईस्वी में क्या हुआ था? 1540 ईस्वी में क्या हुआ था? तो कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ। 1540 ईस्वी में क्या हुआ? तो कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ। बिलग्राम में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ, हुमायूं की हार हुई, शेरशाह सूरी भारत का सुल्तान बना, या उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 22, 1540 ईस्वी में क्या हुआ? तो कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ। बिलग्राम में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ, हुमायूं की हार हुई, शेरशाह सूरी भारत का सुल्तान बना, या उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। तो 1540 में कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, यानी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच बिलग्राम का युद्ध हुआ। हुमायूं इसमें हार गया और शेरशाह सूरी भारत का सुल्तान बन गया। तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, 1556 ईस्वी में क्या हुआ था? 1556 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई, या अकबर का राज्यारोहण हुआ, या पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, या उपर्युक्त सभी घटनाएं हुई। प्रश्न नंबर 24, 1556 ईस्वी में क्या हुआ था? हुमायूं की मृत्यु हुई, अकबर का राज्यारोहण हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, या उपर्युक्त सभी घटनाएं हुई। तो 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई, अकबर का राज्यारोहण हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1276 ईस्वी में, 1376 ईस्वी में, 1476 ईस्वी में, या 1576 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1276, 1376 ईस्वी, 1476 ईस्वी, या 1576 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। 1605 ईस्वी में क्या हुआ था? 1605 ईस्वी में क्या हुआ? अकबर की मृत्यु हुई थी, या जहांगीर का राज्यारोहण हुआ था, या उपर्युक्त दोनों घटनाएं हुई थी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 26, 1605 ईस्वी में क्या हुआ? अकबर की मृत्यु हुई, जहांगीर का राज्यारोहण हुआ, उपर्युक्त दोनों घटनाएं हुई, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 1605 ईस्वी में
अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्यारोहण होता है, यानी दोनों बात होती है। तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों घटनाएं हुई। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। 1628 ईस्वी में क्या हुआ? 1628 ईस्वी में क्या हुआ? तो जहांगीर की मृत्यु हुई, या शाहजहां का राज्यारोहण हुआ, या उपर्युक्त दोनों बातें सही हैं, या ऊपर में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 27, 1628 ईस्वी में क्या हुआ? जहांगीर की मृत्यु हुई, शाहजहां का राज्यारोहण हुआ, उपर्युक्त दोनों बातें सही हैं, या ऊपर में से कोई नहीं। तो 1628 ईस्वी में दोनों बातें हुई, जहांगीर की मृत्यु हुई और शाहजहां का राज्यारोहण हुआ। तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों बातें सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28, सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान 1758, 1674, 1707, 1739, 1761। इधर औरंगजेब की मृत्यु, शिवाजी का राज्याभिषेक, औरंगजेब का राज्यारोहण, पानीपत का तृतीय युद्ध और नादिर शाह का आक्रमण। तो 1758 पहले देखें तो 1758 में औरंगजेब का राज्यारोहण होता है। 1674 में, तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है और 1761 में पानीपत का युद्ध होता है। इस तरह ये आप 5 प्रश्नों को एक साथ समेटा हूँ, 5 प्रश्नों को एक साथ लाके किया हूँ। 1758 में औरंगजेब का राज्यारोहण, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। चलते हैं अभ्यास पे। अभ्यास में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। तो मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक कौन था? तो मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक का नाम है तानसेन। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक का नाम तानसेन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ? प्रश्न नंबर 20, मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ? तो देखते हैं। मुगल काल में साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इस काल में फारसी राजभाषा थी। बाबर को छोड़कर अन्य लेखकों ने अपनी कृतियां फारसी में लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की में लिखी। अकबर के शासनकाल में गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा, अबुल फजल ने अकबरनामा तथा आईने अकबरी बदायूं ने मुंतखब उल तवारीख, निजामुद्दीन अहमद ने तबकात-ए-अकबरी एवं अब्बास खां शेरवानी ने तारीख़-ए शेरशाही की रचना की। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी लिखी। शाहजहां के काल में शाहजहांनामा, आमिल-ए-सालेह लिखी गई। औरंगजेब के काल में मासिर-ए-आलमगीरी, उल-लुबाब, फतुहात-ए-आलमगीरी कई पुस्तकें फारसी में लिखी गई। तो देखिए भाई, ये आपके सामने है स्क्रीन पर। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी जल्दी इसको पढ़ने का याद करने की कोशिश करें या कहीं नोटबुक में लिख लें।
हाँ भैया, चलिए भाई, अब आप इसको कहीं नोटबुक में लिख चुके होंगे और या याद कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर सी। प्रश्न नंबर सी देखें। मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। तो बाबर द्वारा निर्मित पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद आरंभिक मुगल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। हुमायूं ने फतेहाबाद में एक मस्जिद और ग्वालियर में सुंदर किले का निर्माण कराया। अकबर के शासनकाल में बलुआ लाल पत्थर की अनेक भव्य इमारत का निर्माण हुआ। उसने आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, लाहौर आदि कई स्थानों पर इमारतों का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी में बना बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने खास, पंचमहल और जोधाबाई का महल आदि मुख्य। जहांगीर ने सिकंदरा आगरा स्थित अकबर का मकबरा पूरा कराया। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया। शाहजहां ने आगरा, दिल्ली, लाहौर, काबुल, कश्मीर, अजमेर, अहमदाबाद में भवनों, मस्जिदों और मकबरों का निर्माण कराया। मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना शाहजहां द्वारा आगरा में बनवाया गया ताज महल है। विश्वविख्यात है और संगमरमर से बनी विशाल इमारत है। शाहजहां के अन्य इमारतों में आगरे के किले में बनी मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद मुख्य हैं। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के मकबरे का औरंगाबाद में निर्माण कराया। यह इमारत दक्षिणी ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। औरंगजेब ने 1674 ईस्वी में लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया, जो दिल्ली की जामा मस्जिद जैसी है। तो चलिए भाई, ये भी आप प्रश्न है, मुगल स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। तो देखते हैं, आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं नोट करें या पढ़ें। यहाँ पे ये हम आपको थोड़ा समय देते हैं, तो देखिए इसको आप पढ़ने का, याद करने का या नोट करने का प्रयास करें। ये जो फार्म बन जाए तो इसका मतलब यार तेरा नहीं है यार। चलिए अब हम थोड़ा आगे स्क्रीन करते हैं, आगे स्क्रीन पे भी देख लें। ये आगे स्क्रीन है और थोड़ा जल्दी भी करें भाई, जल्दी पढ़ें, स्क्रीनशॉट लें या नोटबुक में लिखना चाहें तो लिख लें।
चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सामाजिक तथा सांस्कृतिक समन्वय के विषय पर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर डी, मुगल काल में सामाजिक तथा सांस्कृतिक समन्वय के विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो चलिए ये इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल शासकों ने भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिशा में भक्ति और सूफी संतों के उपदेशों का भी जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। बाबर ने सद्भावना और सहिष्णुता का बीजारोपण किया। हुमायूं का हिंदुओं के साथ अच्छा संबंध रहा। हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य अकबर के शासनकाल में बहुत सशक्त हुआ। उसकी उदारता और सहिष्णुता की नीति ने भारत के मुस्लिम और हिंदू समाज के बीच खाई को बहुत कम कर दिया। अकबर ने मुगल साम्राज्य का राजनीतिक ढांचा तथा उसकी शासन प्रणाली अपनी और समस्त प्रजा की सहकारिता एवं शुभकामनाएं पर निर्मित की। उसने प्रशासन में योग्यता अनुसार सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। जहांगीर और दारा शिकोह ने हिंदू मुस्लिम एकता के कार्य को आगे बढ़ाया। दारा शिकोह बहुत उदार व्यक्ति था। उसने हिंदू धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और उनके फारसी में अनुवाद भी कराए। इससे हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। गुरु नानक देव, शेख बाबा फरीद, चैतन्य महाप्रभु आदि अनेक संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। संत कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। सूफी संतों ने आपसी भाईचारे, प्रेम, सद्भावना और सहिष्णुता का प्रचार किया। इन सभी संतों और सूफियों के प्रयासों से मुगल काल में सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वयीकरण पल्लवित हुआ। तो चलिए हम इसमें भी आपको समझ देते हैं। जल्दी से फटाफट इसको पढ़ें और नोटबुक में कहीं लिख भी लें। प्रश्न डी, मुगल काल में सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय के विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें, कहीं नोटबुक में लिख लें
हम आपको थोड़ा समय दे रहे हैं लिखने के लिए, तो इसको जल्दी जल्दी, नहीं समझ में आ रहा तो आप लिखें। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं, आगे भी आपको थोड़ा समय देते हैं। चलिए ये भी समय है, इसमें भी आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें या पढ़ें या कहीं नोट कर लें। ये आपको भरपूर समय मिल रहा है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें या लिखें, और लिखें भी तो नोटबुक में कहीं जल्दी जल्दी लिखें कि आप बाद में भी इसको पढ़ सकें, या सेशन को बार बार देखेंगे भी ना, तब भी आपको याद हो जाएगा। फिर भी हम आपको समय भी दे रहे हैं कि यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर ई। प्रश्न नंबर ई है, शाहजहांकालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। शाहजहांकालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। तो शाहजहां द्वारा कौन सी प्रमुख इमारतें बनवाई गईं या शाहजहां के काल में किन इमारतों का निर्माण हुआ? तो एक तो ताजमहल, यानी आगरा का ताजमहल बना। दूसरा मोती मस्जिद बनवाई गई। दिल्ली का लाल किला बनवाया गया शाहजहां द्वारा। दिल्ली का लाल किला बनवाया गया शाहजहां द्वारा। और दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाई गई। तो ताजमहल, मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहांकालीन प्रमुख इमारतें हैं। प्रश्न नंबर एफ देखें। दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों का नाम लिखिए। दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों का नाम लिखिए। तो दारा शिकोह ने उपनिषद तथा भगवत गीता का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर एफ,
दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों का नाम लिखिए। तो दारा शिकोह ने उपनिषद तथा भगवत गीता का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाइए। बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल, तुझके जहांगीरी, अकबरनामा, रज़्मनामा। इधर है आगरा, फतेहपुर सीकरी, अबुल फजल, महाभारत या जहांगीर। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? बुलंद दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। तुझके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है। तुझके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अकबरनामा। और रज़्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है। रज़्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी से मिला दें। ताजमहल आगरा से मिला दें। तुझके जहांगीरी जहांगीर से मिला दें। अकबरनामा अबुल फजल से मिला दें। रज़्मनामा महाभारत से मिला दें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई तालिका में उन मुगल शासकों के नाम लिखो जिनके सिक्के गोल, चौकोर अथवा दोनों तरह के थे। नीचे दी गई तालिका में उन मुगल शासकों के नाम लिखो जिनके सिक्के गोल, चौकोर अथवा दोनों तरह के थे। तो गोल सिक्के किसके थे भाई? गोल सिक्के बाबर के थे, शेरशाह के थे और अकबर के थे। गोल सिक्के बाबर के थे, शेरशाह के थे, अकबर के थे। और गोल और चौकोर सिक्के, गोल और चौकोर सिक्के ये दोनों प्रकार के सिक्के अकबर के समय थे। यानी बाबर, शेरशाह और अकबर के समय गोल सिक्के थे और अकबर के समय गोल और चौकोर दोनों सिक्के थे। तो इस तरह से ये पाठ का समापन यहीं पे होता है। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।